हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। बेटा ये चैप्टर हमारे 12th बोर्ड में तो काफी वेटेज रखता ही है, साथ में सीयूटी में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए अपनी कुर्सी के बेटी बांध लो, कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं एक शॉट में आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूँ। और इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम हर चीज को बहुत इजीली विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल रिलेट करके समझेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे कुछ कंट्रीज उनके जीडीपी के साथ प्रोवाइड करी है, राइट। सबसे नंबर 1 पे है यूनाइटेड स्टेट, जिसकी जीडीपी है 25.463। चाइना नंबर 2 पे है 17.963 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। थर्ड नंबर पे जापान और फोर्थ नंबर पे जर्मनी। फिफ्थ नंबर पे हमारा इंडिया। इंडिया की जीडीपी जो है वो है 3.385 ट्रिलियन डॉलर, और ये डाटा 2022 का है। हम अब और भी ग्रो कर चुके हैं, एंड आई एश्योर यू कि हम बहुत जल्दी थर्ड नंबर पे आने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कौन से मेथड्स हैं हमको कैलकुलेट करने के लिए, हम क्या इंक्लूड करते हैं क्या इंक्लूड नहीं करते, यही सब हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। आई एश्योर यू कि इस वीडियो के बाद आपको जीडीपी कैलकुलेट करनी आती होगी। चलिए बेटा, तो पहला टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम 3 एंगल से देखते हैं। पहला आता है हमारे पास सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, कि भैया इकोनॉमी में कितना वैल्यू एडिशन किया गया है, राइट। उससे हम कैलकुलेट करते हैं अपनी किसको, नेशनल इनकम को, और यही हमारा पहला मेथड है, वैल्यू एडिड मेथड, ठीक है। अगला जो हमारा प्रोस्पेक्ट है नेशनल इनकम को देखने का वो है सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी, कि भैया पूरी इकोनॉमी में कितनी इनकम जनरेट की गई है, और वही हमारा सेकंड मेथड बनता है इनकम मेथड। जो लास्ट मेथड है हमारा वो है सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, कि भैया जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए गए हैं उन पे कितना खर्चा किया गया है, उन सबका टोटल जो है वही हमारा नेशनल इनकम बनता है, राइट। ये हमारा थर्ड मेथड है, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। हर एक मेथड को डिटेल में समझेंगे विद एग्जांपल। चलिए, तो आता है हमारा पहला मेथड वैल्यू एडिड मेथड। बेटा नाम से ही पता लग रहा है वैल्यू एडिड, कि यहां पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा इन द टर्म ऑफ वैल्यू एडिशन, इन द टर्म ऑफ वैल्यू एडिशन, ये कितनी वैल्यू एडिड की गई है, राइट, बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। सिंपल करते हैं, एक अकाउंटिंग ईयर में किसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज है जो प्रोडक्शन में लगी हुई है, उन सब ने कितना वैल्यू एडिशन किया, उन सबका जो सम है वही है नेशनल इनकम। क्लियर हो गया। हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं सम ऑफ द नेट कंट्रीब्यूशन, नेट मतलब क्या है, जो वैल्यू एडिशन करी है, राइट, मेड बाय ऑल द फर्म्स, जितनी भी फर्म्स है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उन सब ने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया है एक अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, वो है हमारा नेशनल इनकम का पार्ट, ठीक है। अच्छा, यहां से वैल्यू एड मेथड से हम कैलकुलेट कर पाते हैं जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इससे फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, नेशनल इनकम में, वो भी सिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा, तो वैल्यू एडिशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फर्म, फर्म ने कितना प्रोडक्शन करा है, माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड यूज बाय द फर्म, कितने कॉस्ट की इंटरमीडिएट गुड्स उन्होंने यूज किए हैं उसको माइनस कर दो, और उन सबका सम कर दो, तो क्या आ जाएगा, वैल्यू एडेड। मतलब सिंपल वर्ड में समझो, जितना भी प्रोडक्शन करा है, जितना भी आउटपुट हुआ है, उसमें से माइनस कर दो उस आउटपुट को करने के लिए जो जो खर्चे हुए हैं, जो भी इंटरमीडिएट कंजप्शन हुआ है, तो आपके पास आ जाएगा आपका वैल्यू एडेड। फॉर्मूले का पोस्टमार्टम करते हैं, तरीके से समझते हैं फॉर्मूले को, आ जाओ। तो हमें क्या निकालना है, वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड, वैल्यू एड कैसे निकलता है बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है बेटा। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू एड आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट होता क्या है, ये होता है बेटा सेल।
हमारी सेल को ही हम वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलते हैं। बट जब सारा का सारा प्रोडक्शन जितना आपने प्रोड्यूस किया था, राइट, वो सारा सारा बिक गया, उस केस में वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो सेल के बराबर होगा। बट आपको पता है जितना प्रोड्यूस किया है सारा हर बार बिक जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास स्टॉक बचा रहता है फिनिश गुड्स का, राइट। उस केस में क्या होगा, उस केस में जो हमारे पास हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो बराबर होगा सेल प्लस चेंज इन स्टॉक के। स्टॉक में जो चेंज हुआ है और जो आपने सेल किया है, दोनों को ऐड कर दो तो आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब ये स्टॉक होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस कर दो, आपका चेंज इन स्टॉक आ गया। ठीक है, क्लियर। चलो अब इस फॉर्मूले को एक बार कंसाइज कर लेते हैं। वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, राइट, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। दैट्स इट, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। हर जगह आपको ये यूज करना है, सभी सेक्टर्स का, सभी फर्म्स का वैल्यू एडेड जब आप ऐड कर दोगे, राइट, तो आपके पास आएगा GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, फिर इसको हमें कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम में। कन्वर्जन भी देख लो एक बार, साथ का क्लियर हो जाएगा। GDP एट MP को कन्वर्ट करना है NNP एट FC में। ये होता है हमारा क्या बेटा, नेशनल इनकम। ठीक है, चलिए अब कन्वर्जन देखते हैं। G मतलब होता है ग्रॉस, N मतलब होता है नेट। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है बेटा, डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। ठीक है जी, G को N में लाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। चलिए, डोमेस्टिक को नेशनल, D फॉर डोमेस्टिक, N फॉर नेशनल। डोमेस्टिक को नेशनल में लाना है तो आप क्या करोगे बेटा, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। वे निकलती कैसे हैं, जितना हमने बाहर से कमाया माइनस बाहर वालों ने जितना हमसे कमाया, बात खत्म, सिंपल, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसके बाद आया हमारे पास MP को FC में कन्वर्ट करना। मार्केट प्राइस को फिक्स कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है मार्केट प्राइस में क्या इंक्लूड होता है, सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स। उसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, फैक्टर कॉस्ट में। तो क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे क्या, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब आपको पता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकलता कैसे है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू एड निकालेंगे, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, सबका ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, GDP एट MP। फिर NNP एट FC पे आने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, NFIA प्लस करेंगे और NIT माइनस कर देंगे। दैट्स इट। चलिए, तो अब हमने फॉर्मूले को बहुत ही तसल्ली से समझ लिया है, इस तरीके से कि आप कभी नहीं भूलने वाले। चलिए अब एक बार साथ के साथ एग्जांपल भी देख लेते हैं जिससे ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में छप जाए। चलिए, तो हमारे पास एक फार्मर है, उन्होंने प्रोडक्शन करा वीट का। प्रोडक्शन करने में उनके लगे 200 रुपए। तो ये 200 रुपए क्या है, इंटरमीडिएट कंजप्शन। उस वीट को उन्होंने बेच दिया कितने में, 600 रुपए में। 600 रुपए में बेच दिया किसको, फ्लोर मिल के मालिक को। ठीक है, फ्लोर मिल को बेच दिया। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर वैल्यू एडिशन कितना करा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, दैट इज 400 रुपए। 600 का बेचा, 200 रुपए लगे थे, 400 रुपए का वैल्यू एडिशन हो गया। अब फ्लोर मिल को जो वीट मिले वो कितने के मिले थे बेटा, 600 रुपए के, जिसको उन्होंने आटा बना के पीस के फ्लोर बना के बेच दिया किसको, बेकर को। कितने में बेचा भाई, 800 रुपए में। तो 600 रुपए की उनकी इंटरमीडिएट कंजप्शन था, 800 में उन्होंने बेच दिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट 800 हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने वैल्यू एडिशन करा कितना, 200। सिमिलरली बेकर ने बेच दिया किसको, शॉपकीपर को, कितने में, 1000 रुपए में। तो इसने भी 200 रुपए का वैल्यूएशन करा। और बेकर ने जो है अपने कस्टमर को, शॉपकीपर ने जो है अपने कस्टमर को बेच दिया कितने में, 1200 रुपए में, राइट। तो इसने भी वैल्यूएशन करा कितने का, 200 रुपए का। तो हर सेक्टर ने ये वैल्यूएशन करा। इन सभी वैल्यू एडिड को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, GDP एट MP। तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, नेशनल इनकम में। क्लियर हो गया कंसेप्ट, बहुत बढ़िया। चलिए अब आती है हमारे पास इक्वेशंस रिगार्डिंग
वैल्यू एडेड मेथड, जब भी हम वैल्यू एडेड मेथड की स्टडी करते हैं तो हमें ये सारी प्रिकॉशंस याद रखनी है, क्योंकि बेटा यहां गलती कर दी तो क्वेश्चन तो गया, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना, कंसेप्चुअली समझना, ठीक है। चलिए, तो पहला आता है वैल्यू ऑफ सेम एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन बिकॉज दे वर अकाउंटेड इन द ईयर दे वर प्रोड्यूस्ड। दिमाग में सेट कर लो, सेकंड हैंड गुड्स को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे वो प्रोड्यूस हुए थे उस टाइम पे उनकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है। अगर आप भी इंक्लूड कर दोगे तो क्या होगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है जी। तो सेकंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं होंगे, बट सेकंड हैंड गुड्स को बेचने और खरीदने पर जो कमीशन कमाया गया है, कमीशन अर्न किया गया है, राइट, उसे इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि जो कमीशन है ये रिवॉर्ड है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो क्लियर हो गया, सेकंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं होंगे बट उसका कमीशन इंक्लूड होगा। थर्ड पॉइंट, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट इज कंसीडर। एक प्रोड्यूसिंग यूनिट है, जिस चीज का वो प्रोडक्शन करती है उस चीज को उसने खुद यूज कर लिया या अपने लिए यूज किया है, राइट, तो उसको इंक्लूड किया जाएगा। याद रखना, एक कार प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसने एक कार जो है अपने पास रख ली, अपने काम के लिए रख ली, राइट, तो उसे भी नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है। क्लियर? चलिए, इनपुट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन कंसीडर्ड। सेल्फ कंजप्शन के लिए जो भी आपने प्रोडक्शन किया है उसकी जो इनपुट वैल्यू है वो आप कंसीडर करोगे। जैसे एक फार्मिंग फैमिली ने क्या करा, वीट का कंजप्शन करा अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, चलिए अपने खुद के लिए कंजप्शन के लिए करा, तो उसकी जो इनपुट वैल्यू है आपको वो नेशनल इनकम में इंक्लूड करनी है। क्लियर? चलिए, अगला पॉइंट है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स को हम कभी भी नेशनल इनकम में नहीं दिखाते। हमने भी पहले भी पढ़ा हुआ है जब हमें डिफरेंस पढ़ा था नेशनल इनकम और इंटरमीडिएट गुड्स का, राइट। किसको दिखाते हैं? फाइनल गुड्स को। इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं दिखाते क्योंकि फाइनल गुड्स के अंदर ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होती है, ठीक है बेटा। चलिए, अगला है इंपोर्टेड रेंट ऑन द ऑनर ऑक्युपाइड हाउस। वो घर जो ऑनर ने ऑक्युपाई कर रखा है उसका जो रेंट है, इंपोर्टेड रेंट है, मतलब वो रेंट पे नहीं कर रहा, बट जो उसका रेंट आ सकता है, उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसे हम इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, नेशनल इनकम में, राइट। क्योंकि आपको पता है जो घर है उसकी कुछ ना कुछ रेंटल वैल्यू तो होगी, तो उसे हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। चलिए, लास्ट आता है हमारे पास सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट कंसिडर्ड। तो सेल्फ कंजप्शन के लिए आपने सर्विस प्रोवाइड करी है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होगी। आ रही बात समझ में? जो सर्विस आपने यूज करी, जैसे मम्मा घर पे खाना बना रही है आप सबके लिए, राइट, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट द मार्केट वैल्यू। उसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना मुश्किल है। क्लियर? आई होप सारी प्रिकॉशन समझ में आ गई है, दिमाग में सेट कर लेना, इसके बिना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए, तो अगला टॉपिक आता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डबल काउंटिंग होता क्या है? जब आप एक ही गुड को नेशनल इनकम में एक से ज्यादा बार इंक्लूड कर देते हो उसे बोलते हैं डबल काउंटिंग। और ये प्रॉब्लम होती क्यों है? क्योंकि डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी कि फाइनल गुड कौन सा है और इंटरमीडिएट गुड कौन सा है, जिसकी वजह से क्या होता है वो दो बार इंक्लूड हो जाता है, राइट। इसी को बोलते हैं डबल काउंटिंग। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब इसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, इसको अवॉइड करने के दो तरीके हैं। एक तो पहला कि भैया फाइनल आउटपुट मेथड यूज करो। फाइनल आउटपुट मेथड मतलब केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है उसी को कंसीडर करो, जीडीपी निकालते रहे, ठीक है, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। आखिरी में जो है उसको इंक्लूड करो, बात खत्म। चलिए, दूसरा मेथड आता है वैल्यू एड मेथड, कि जितना वैल्यू एडिशन किया है हर स्टेज पे उसे इंक्लूड कर लो। जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है उन्होंने जितना इतना वैल्यू एडिशन किया है उन सबको इंक्लूड कर लो और तब जीडीपी निकालो, तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्लियर? चलिए, आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, तो अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन जिससे आपको ये मेथड पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। हमें निकालना क्या है, वैल्यू एड निकालनी है फर्म ए और फर्म बी की। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड भी निकालनी है हमें, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब जीडीपी एट एफसीबी आपको कैलकुलेट करना है। चलिए, निकालते हैं पहले फर्स्ट पार्ट, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए और वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, ठीक है। चलिए, तो दे रखा है सबसे पहले सेल,
इससे पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार फॉर्मूला दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। वैल्यू एड का हमने एंड में कौन सा फॉर्मूला बनाया था? सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, क्लियर? इसी फॉर्मूले पे बेस पे हमें करना है सॉल्व। सेल बाय फर्म ए ने सेल करी कितनी? 100। ठीक है जी, सेल लिख दिया। परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए ने बी से परचेज करा है, तो ए के लिए क्या है? इंटरमीडिएट कंजप्शन है। ठीक है, कितना है? 40 का, तो 40 हमने माइनस कर दिया। क्लियर? परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय बी, बी ने ए से परचेज करा है, बी ने ए से परचेज करा, तो क्या होगा भाई? माइनस होगा। माइनस कितना होगा बेटा? 60। सेल कितना करा है बी ने? 200। 200 सेल में से हमने इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर दिया। ठीक है, जो परचेज था। इसके बाद क्या कह रहा है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है किसका? ए का क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं, राइट? क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है किसका? बी का, तो बी का क्लोजिंग स्टॉक भी क्या होगा? ऐड होगा। बी का क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 35। ठीक है, अब दे रखा है ओपनिंग स्टॉक किसका? ए का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक माइनस होता है। ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 25, माइनस कर दिया मैंने 25। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक बी का दे रखा है, वो भी माइनस होगा, तो ये 45 भी मेरा क्या हो गया? माइनस हो गया। क्लियर बेटा? चलिए, तो यहां से आ गया हमारे पास हमारा वैल्यू एडिशन। ठीक है, 100 माइनस 60 60 55, राइट? ए का वैल्यू एडिड आ गया कितना? 55, और बी का आ गया बेटा हमारे पास 130 140 हो गया ना? 140, हाँ 130 आ गया। कितना आ गया? 130। तो टोटल वैल्यू एडिशन आएगा हमारा कितना? 55 प्लस 130। तो जी डी पी एट एम पी जो आएगा हमारा, वो आ गया 55 प्लस 130। आपको पास जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स होती हैं उन सबको ऐड करते हैं, तो उससे क्या आता है? जीडीपी एट एमपी। हमारे वैल्यू एडिशन में से क्या आता है? जीडीपी एट एमपी। याद रखना है चीज को। ठीक है, अब हमें कहां पहुंचना है? हमें पहुंचना है जीडीपी एट एफसी पे। बेटा जी का जी, डी का डी, बस एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है। एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एनआईटी माइनस। हमें एनआईटी दे रखा है दोनों फॉर्म का 30, तो हम क्या करेंगे? ये कितना आया था? 185। 185 में से हम माइनस कर देंगे कितना बेटा? 30। कितना आ जाएगा? 155। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया। तो बस सारे क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको क्या करना है? केवल कंसेप्ट और फॉर्मूलास को दिमाग में सेट रखना है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना है, सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, अब आता है हमारे पास हमारा अगला मेथड, दैट इज इनकम मेथड। ये बहुत ही आसान मेथड है बेटा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। समझो पहले, तो आपको पता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं कुछ, जो प्रोडक्शन में बहुत जरूरी होते हैं, जिसको जो प्रोड्यूसर होता है वो कहां से लेता है? हाउस होल्ड से। याद है कौन कौन से हैं बेटा? लैंड, लेबर और एंटरप्रेन्योर और कैपिटल। प्रोड्यूसर ये सारे के सारे फैक्टर जो है वो हाउस होल्ड से लेता है, और उसके बदले में उसे क्या देता है? फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम। क्या होती है फैक्टर इनकम? लैंड पे क्या देता है वो? रेंट। लेबर को क्या देता है बेटा? वेजेस या सैलरी। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है बेटा? प्रॉफिट। ठीक है, और कैपिटल पे मिलता है इंटरेस्ट। बस यही खत्म हो गया हमारा सेकंड मेथड। इन सबको ऐड कर दो, हमारा एनडीपी एट एफसी निकल के आ जाएगा, जो हमारे सेकंड मेथड का रिजल्ट होता है। बस नाम चेंज कर दिया और सब कुछ सेम है। देखो कैसे, मैंने आपको बताया कि इनकम मेथड में हम क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द टर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट की टर्म में, फैक्टर पेमेंट क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, राइट, टू देयर ऑनर।
किसको देता है? हाउस होल्ड को, क्योंकि हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर ने क्या लिया था? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिया था, जिसके बदले में उसने क्या दिया? कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है जी, चलिए विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। आई होप समझ में आ गया। चलिए निकलता क्या है बेटा यहाँ से? एनडीपी एट एफसी, याद रखना बेटा, इस मेथड से निकलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम में फिर से हमें कन्वर्ट करना पड़ता है बाय एडिंग NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, आपको पता है ना नेशनल इनकम क्या होती है हमारी? नेशनल इनकम होती है NP एट FC, और D को N में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? NFIA ऐड करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब ना ये फैक्टर इनको हमने क्लासिफाई कर दिया, मैंने बोला नाम चेंज कर दिया, कंसेप्ट वही है। ठीक है, तो हम कैसे इसको क्लासिफाई कर दिया गया देखो जरा। तो सबसे पहले है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो वेजेस और सैलरी थी ना, ठीक है, उसी को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बोल दिया गया। उसके अंदर 4 पार्ट बना दिए गए। पहला वेजेस एंड सैलरी इन कैश, जो भी कैश में सैलरी दी गई है हमारे एम्प्लॉयज को, ठीक है, वेज दी गई है। दूसरा पेमेंट इन काइंड, पेमेंट इन काइंड का सिंपल सा मतलब होता है बेटा, कभी कभी कैश ना देके हम लोग कुछ और दे देते हैं, रहने के लिए अकोमोडेशन दे देते हैं, राइट, कार दे दी यूज करने के लिए, ठीक है ना, कुछ भी काइंड में प्रोवाइड किया है, कैश को ना देके काइंड में दे दिया है। अगला एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, किसका कंट्रीब्यूशन? ध्यान रखना यहाँ पे एम्प्लॉयर का। यहाँ पे कंफ्यूज करता है आपको क्वेश्चन में, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन देगा तो वो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड है। समझ में आ रही है बात? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, रिमेंबर दिस थिंग, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इंक्लूड नहीं होगा। पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये भी ध्यान रखना, रिटायरमेंट में पेंशन दी जा रही है, क्यों? क्योंकि उसने पूरे लाइफ अपना सर्व किया है उस पर्टिकुलर फर्म के लिए, राइट। अगर ओल्ड एज पेंशन वगैरह दी जाती है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, आगे समझाऊंगा इसको मैं। तो ध्यान रखना केवल रिटायरमेंट कौन सी पेंशन कौन सी आएगी? केवल जो रिटायरमेंट पे है। क्लियर? गुड आउट, बहुत बढ़िया। चलिए अगला आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है बेटा? नाम चेंज कर दिया, इन 3 चीजों को ऑपरेटिंग सरप्लस में डाल दिया, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, कंपनसेशन एम्प्लॉय को अलग कर दिया और बाकी 3 चीजों को ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर डाल दिया गया है। बस सब कुछ है तो भाई, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। क्लियर? अब प्रॉफिट के भी ना 3 पार्ट कर दिए गए हैं बेटा। डिविडेंड, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो बांट दिया गया उसके ऑनर को, उसको बोलते हैं डिविडेंड। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ठीक है, फर्म को कुछ टैक्स पे करना पड़ता है वो। ठीक है, अगला अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसको रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं, वो प्रॉफिट जो बांटा नहीं गया, फर्दर यूज के लिए कंपनी में ही रख लिया गया। ठीक है, इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? प्रॉफिट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है, अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो आपको इन तीनों में से कुछ भी इंक्लूड नहीं करना, ध्यान रख लेना इस बात को, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में ऑलरेडी ये 3 चीजें इंक्लूड है। यही क्वेश्चन कंफ्यूज करता है आपको। क्लियर? चलिए सिमिलरली अगर आपको कंपनसेशन टू एम्प्लॉय दे रखा है तो आपको इन सब में से कुछ भी एम्प्लॉय इंक्लूड नहीं करना, डायरेक्टली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को ऐड कर देना है। समझ में आई? अगेन अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है तो डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को भी इंक्लूड नहीं करना। सिंपल वर्ड में, अगर मेन हेड दे रखा है तो सब हेड को इंक्लूड नहीं करना। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास एक और चीज, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होता है बेटा? जहां पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि लेबर कितना है, कैपिटल कितना है, एंटरप्रेन्योर कितना हिस्सा है, अरे बस में सब कुछ मिक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, ये मेनली किसका होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का होता है, जो खुद काम कर रहा होता है। यहाँ पे इनकम जो होती है वो मिक्स होती है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सब कुछ एक साथ होता है, इसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता। जैसे मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरा जगह भी मेरी है, ठीक है, पढ़ा भी मैं रहा हूँ, ठीक है, सारे एक्सपेंस भी मेरे हैं। तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि लेबर कितना है, कैपिटल कितना है, रेंट कितना है, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ना, पता नहीं चल पाया कितना कितना है, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए इस तरह की इनकम को बोलते हैं मिक्स्ड इनकम, इसको भी हम ऐड कर देते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो और एक बार आसान करते हैं, बिल्कुल दिमाग में छाप लेते हैं इसको। चलो, तो मैंने क्या बताया भैया, इस मैथ से निकलता क्या है बेटा? NDP एट FC। अब NDP एट FC निकलेगा कैसे? आपको क्या क्या करना है? कंपनसेशन टू एम्प्लॉय ऐड करना है, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड करना है और मिक्स्ड इनकम।
इन तीनों को आपको ऐड कर देना है तो आपका एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। अब बात करते हैं इनके सब हेड की। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में क्या आता है बेटा? पेमेंट इन कैश, इन काइंड, ठीक है, पेंशन और आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया? ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है बेटा? रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर क्या आता है बेटा? डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग, जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। क्लियर? इन तीनों को ऐड करते ही हमारा एनडीपी एट एफसी आ जाता है। दोबारा से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर कंपनसेशन टू एम्प्लॉय दे रखा है तो इन सबको इंक्लूड नहीं करना, ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो इन सबको इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। और अगर प्रॉफिट दे रखा है तो इनको इंक्लूड नहीं करना। सिंपल वर्ड में, अगर मेन हेड गिवन है तो सब हेड को इंक्लूड नहीं करना। याद रखना, इन तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए, अब आती है हमारे पास प्रिक्वेशंस। कौन कौन सी प्रिक्वेशंस है जो हमें कंसीडर करनी होती है जब भी हम इनकम मेथड से अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं? ठीक है जी, चलो। सबसे पहले तो ट्रांसफर अर्निंग या यूनिलेटरल ट्रांसफर को इंक्लूड नहीं करेंगे। होता क्या है यूनिलेटरल ट्रांसफर? जिसके रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल रहा, जैसे ओल्ड एज पेंशन, चैरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंस, इन सबको इंक्लूड नहीं करते क्योंकि इसके रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, मैंने आपको बताया था पीछे, कौन सी पेंशन इंक्लूड करेंगे? जिसके लिए वर्क किया गया है। ध्यान रखना इस बात को, ओल्ड एज पेंशन को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज। भाई पैसा कमा रहे हो इलीगल एक्टिविटी से, उसको इंक्लूड थोड़ा ना करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है ना? आपने ये अगर थेफ्ट, गैम्बलिंग वगैरह से पैसा कमा लिया, इन सबको रिकॉर्ड होता ही नहीं है, इन सब कोई रिकॉर्ड होता ही नहीं है, इसलिए इसको इंक्लूड भी नहीं करते। चलिए अगला, कमीशन पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करते, बट उनके ऊपर जो कमीशन मिलता है वो इंक्लूड कर लेते हैं। अगला, ब्रोकेज जो मिलता है हमें किस पे? सेल और परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड। शेयर और बॉन्ड को खरीदने और बेचने से हमें जो ब्रोकरेज मिलता है, आपको पता है इतने सारे जो एप्स चल रहे हैं आजकल, एंजल वन वगैरह, राइट? जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो आपसे वो चार्ज लेते हैं, उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर? चलिए, इनकम इन टर्म ऑफ विंडफॉल गेन, लाइक लॉटरी लग गई आपकी, उसको इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं यार, सिंपल सी बात है, नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ। ठीक है ना? और कैपिटल गेन जो है इज ऑल्सो नॉट टू बी ट्रीटेड एज फैक्टर इनकम। कैपिटल गेन को भी हम फैक्टर इनकम कंसिडर नहीं करते। इंपोर्टेड रेंट जो है किसका? ऑनर के घर का, ये इंक्लूड होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। चलिए, इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर इनकम टैक्स पे किया गया है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में से, ठीक है, क्लियर, तो उसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ध्यान रखना इस बात को, इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। अगर एम्प्लॉय की कंपनसेशन में से कुछ इनकम टैक्स पे किया है उसे आपको इंक्लूड नहीं करना क्योंकि वो उसी का पार्ट है। अगला, सेल्फ कंजप्शन के लिए कुछ प्रोड्यूस किया है, ठीक है ना बेटा, तो उसे आप इंक्लूड करोगे, ये वही पॉइंट आ गया। अगर गुड्स इंक्लूड किए तो, गुड्स प्रोड्यूस किए तो इंक्लूड करेंगे और सर्विस किए तो नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? दोबारा से एक बार, यूनिटेड ट्रांसफर, पेंशन वाला को इंक्लूड नहीं करेंगे, इलीगल एक्टिविटी इंक्लूड नहीं होगी। हाँ, जो कमीशन मिलेगा सेल और परचेज पे उसको इंक्लूड करेंगे। ब्रोकरेज जो होगा शेयर और बॉन्ड के परचेज सेल पे, उसको इंक्लूड करा जाएगा। और लॉटरी वगैरह से इनकम होगी उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इंपोर्टेड रेंट, मालिक के घर का जो किराया है उसे इंक्लूड करेंगे। इनकम टैक्स पे करा है कुछ, इंक्लूड नहीं करेंगे एम्प्लॉइज के उस पर किया तो। ठीक है, सेल्फ कंजप्शन के लिए जो भी प्रोडक्शन किया है, गुड्स प्रोड्यूस किया है, उसको इंक्लूड करेंगे, सर्विस को नहीं करते। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें? कह रहा है डोमेस्टिक इनकम निकालो। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है बेटा? एनडीपी एट एफसी।
बहुत बढ़िया। हमारे इस मैथ्स में हम कैलकुलेट ही यही करते हैं। उसके बाद क्या है नेशनल इनकम, पहले ये पार्ट कर लेते हैं। फॉर्मूला याद हो गया ना, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। क्लियर, बहुत बढ़िया। वेजेस किसका पार्ट है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय का। चेक कर लो कि कंपनसेशन टू एम्प्लॉय नहीं दे रखा ना, नहीं दे रखा, तो वेज इंक्लूड कर देते हैं। कितना, 10,000। रेंट कितना दे रखा है, 5,000। 5,000 हम इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि हमें ऑपरेटिंग सरप्लस अलग से नहीं दे रखा, अगर दे रखा होता तो हम इसको इंक्लूड नहीं करते। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंक्लूड कर देते हैं बेटा, कितना है, 400। ठीक है, चलिए। डिविडेंड कितना है बेटा, 3,000, डिविडेंड इंक्लूड होगा। चलिए, मिक्स इनकम दे रखी है 400, कर दी इंक्लूड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट तो दे नहीं रखा, तो उसके जो सब पार्ट है वो इंक्लूड होंगे। कितना है, 200। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बताया नहीं किसका है, एम्प्लॉयर का है एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉयर को मान लो आप और इंक्लूड कर दो। ठीक है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, आपको पता है प्रॉफिट का ही एक पार्ट होता है, प्रॉफिट दिया नहीं है तो इसको तो इंक्लूड करना ही है। ठीक है जी, सब जोड़ दिया। NFIA है, इसको बाद में देखेंगे। तो कितना आ गया, 15,000, 15,400, 18,400, 19,000, 19,800। तो बस आ गया है हमारे पास हमारा NDP एट FC। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बोल रहे हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है बेटा, आपको पता है, NNP एट FC। अब D को N में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, NDP में से, NDP एट FC में से क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्या, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऐड कर देंगे। दैट्स इट। कितना है बेटा, 19,800 में कितना है ये, 1,000, 1,000 ऐड कर दिया तो कितना आ गया बेटा, 20,800। ये आ गई हमारी नेशनल इनकम। सो सिंपल। आगे आता है हमारे पास हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, हमारा आखिरी मेथड एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड में नेशनल इनकम जो है वो एस्टिमेट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर एंड द परचेस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उस पर जो भी खर्चा किया गया है वो सब आएगा किसमें, हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में। दैट्स इट। इस मेथड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं GDP एट MP। ठीक है, क्या मिलके आएगा इससे हमें, GDP एट MP। बहुत बढ़िया, शाबाश। मैंने स्पेसिफाई कर रखा है आपको, सिंपल कर रखा है आपके लिए। GDP एट MP मतलब एक्सपेंडिचर मेथड का हमारा रिजल्ट। ठीक है, निकलता कैसे है, सिंपल सा दिमाग में सेट कर लो, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। C मतलब क्या होता है, कंजप्शन, जो भी हाउस होल्ड ने कंजप्शन करा है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो होता है C। I होता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। दो तरह की इन्वेस्टमेंट है, अभी समझा रहा हूं। ठीक है, अभी के लिए समझ लो I क्या है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट। G क्या है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। और X माइनस M जो होता है वो होता है नेट एक्सपोर्ट, इसमें X होता है एक्सपोर्ट और M होता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट। तो सिंपल, कंजप्शन ऑफ हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा, GDP एट MP। बस इतना सा फॉर्मूला है, ज्यादा डिफिकल्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, डन, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं एक बार दोबारा से। GDP एट MP हमारा निकलता है कहां से, एक्सपेंडिचर मेथड से। सबसे पहले क्या था हमारे पास, C में क्या आता है बेटा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्लियर, एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, नॉन प्रॉफिट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। इंडिविजुअल खर्चा कर रहा है, हाउस होल्ड खर्चा कर रहा है, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खर्चा कर रहे हैं किसके ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, वो किसमें आता है हमारे पास, C में। अगला है हमारे पास G, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर जो किसने करा है, गवर्नमेंट ने करा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे। ठीक है, क्यों करा है बेटा, या तो सोशल वेलफेयर के लिए करा है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट को भी कुछ गुड्स एंड सर्विस की जरूरत पड़ती है उसके लिए करा है। दैट्स इट। अगला है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर।
एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स बाय प्रोड्यूसर, वो एक्सपेंडिचर जो हमारा प्रोड्यूसर कर रहा है किस पे, फाइनल गुड्स पे। ठीक है, इसमें दो तरह का होता है, एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिक्स इन्वेस्टमेंट मतलब उन गुड्स को परचेज किया है जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आएगी, जैसे प्लांट मशीनरी। ठीक है, जो गवर्नमेंट डैम्स पर आती है वो भी फिक्स इन्वेस्टमेंट में आता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, ये सब आएगा इसके अंदर। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कौन सी होगी बेटा, जो आपका स्टॉक होता है। ठीक है, तो चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, स्टॉक में कितना चेंज आया है, ठीक है, उसी को बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट निकालनी है आपको, तो कैसे निकालते हैं बेटा, क्लोजिंग फिक्स्ड असेट माइनस ओपनिंग। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। आगे दिखाता हूं मैं इसको आपको। चलिए, अगला है हमारे पास नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है बेटा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर्स ऑन द डोमेस्टिक फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो फॉरेनर ने हमारे यहाँ से सामान मंगाया उस पर उन्होंने जो खर्चा करा है, और जो हम लोगों ने खर्चा करा है किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज जो अब्रॉड में बने हैं, उसको बोलते हैं इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हो गया हमारा नेक्स्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पे भी कन्वर्जन वही रहता है, जी को एन में करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, डी को एन में करने के लिए एनएफआईए प्लस करते हैं, एमपी को एफसी में करने के लिए एनआईटी है, एनआईटी क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है जी, चलिए अब एक बार देख लेते हैं फटाफट इक्वेशंस। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर। केवल फाइनल एक्सपेंडिचर को कंसीडर करना है, इंटरमीडिएट को कंसीडर नहीं करना। बहुत डिटेल में समझ चुके हैं इस पॉइंट को, क्योंकि फाइनल के अंदर ऑलरेडी इंटरमीडिएट इंक्लूड होता है। चलिए अगला, एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं करना, सेम पॉइंट। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर एंड बॉन्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड, शेयर और बॉन्ड पे जो खर्चा किया गया उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बहुत बढ़िया। ट्रांसफर पेमेंट जिसके रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा, ओल्ड एज पेंशन स्कॉलरशिप वगैरह को इंक्लूड नहीं करना, पहले ही समझा दिया मैंने। इंपोर्टेड वैल्यू of expansion on goods produced for self consumption should be taken into account। तो सेल्फ कंजप्शन के लिए गुड्स बनाए उनको इंक्लूड किया जाएगा। दैट्स इट, बाकी सब सेम है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। चलिए, तो फॉर्मूला क्लियर हो गया, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। दैट्स इट। निकलता क्या है इससे, इससे निकलता है हमारे पास GDP एट MP। ठीक है, चलिए एमपी पे भी निकालने के लिए बोल रहा है और एफसी पे भी निकालने के लिए बोल रहा है, निकाल देते हैं फटाफट। ठीक है, तो भैया ये क्या दे रखा है, आई दे रखा है। ठीक है, आई कितना दे रखा है, 90 प्लस क्या दे रखा है, नेट एक्सपोर्ट, मतलब एक्स माइनस एम ऑलरेडी दे दिया। अगर नहीं देता तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करना पड़ता, इसने ऑलरेडी दे दिया तो क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बाद में देखेंगे, डेप्रिसिएशन बाद में देखेंगे, एनएफआईए फ्रॉम अब्रॉड बाद में देखेंगे। प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब क्या दे रखा है, सी दे रखा है, सी कितना दे रखा है 350, तो ऐड कर देते हैं 350 को। गवर्नमेंट ने जो परचेज करा मतलब आपको क्या दे रखा है, जी दे रखा है, जी दे रखा है 100, तो 100 ऐड कर देते हैं। बहुत बढ़िया, कितना आ गया, 100 200 550, 550 आ गया बेटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास जीडीपी एट एमपी। अब निकालना क्या है, जीडीपी एट एफसी। एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, एनआईटी माइनस करना है बस, और तो कुछ नहीं करना। तो 550 में से एनआईटी माइनस कर देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है भाई, 5 है, कितना आ गया 545। दैट्स इट, सो इजी। फॉर्मूला और कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं आती। कंसेप्ट इज किंग, रिमेंबर दिस थिंग। सो दैट्स इट विद आवर वीडियो। आई होप सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आओ अपने भाई को बताओ, अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना के आपके डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अपने दोस्तों को बताओ कि किस तरह से आपने सारा का सारा चैप्टर केवल वन शॉट में कवर कर लिया है, वो भी कंसेप्चुअली। ठीक है बेटा, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको हर टॉपिक इसी तरीके से समझाया जाता है। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स बिल्कुल डीपली रियल लाइफ एग्जांपल के साथ रिलेट करके ही मैं आपको पढ़ाता हूँ, जिससे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।